हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ एक सब्सक्राइबर हैं YT स्टेटस SNJYJ स्टेटस, प्लीज़ या फिर आप परमानेंटली अनसब्सक्राइब कर लीजिए या फिर आप परमानेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि आपने सब्सक्राइब किया है। कभी 2 घंटे पहले आ रहा है, कभी 1 घंटे पहले आ रहा है। सच में मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। या फिर आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए या फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई एक ही ऑप्शन कीजिए, बार बार ये चीज़ मत कीजिए। देखिए, मेरा तो ये काम ही है कि मैं ये बोलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो आप कोई एक डिसीजन लीजिए और उसके साथ ही आप चलते रहें। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जैनचेंग और मैडम यू से मिलता है। जैनचेंग तो डायरेक्टली चले गया था मीटिंग रूम के लिए, लेकिन मैडम यू वहीं पे खड़ी होकर थोड़ी देर के लिए विंग को देखती है और थोड़ी देर के बाद वो भी चले जाती हैं। इसी के साथ विंग भी उनके पीछे पीछे मीटिंग रूम में पहुँच जाता है। वहाँ पे सभी लोग थे, यानी कि न्यू हेसंग, न्यू मिंगजू, जैनचेंग, मैडम यू, विंग और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड थे। मीटिंग कम से कम 2 घंटे से चल रही थी, लेकिन अभी तक मीटिंग ख़त्म नहीं हुई थी। हर किसी का ध्यान मीटिंग में था। जियांग्स और नी के बीच में होने वाले इस कोलैबोरेशन के बीच हर कोई अपने अपने सजेशंस दे रहा था, हर कोई अपने अपनी राय बीच में रख रहा था और हर कोई अपने अपने जो काम उन पे ऊपर आने वाले थे उसके ऊपर भी अपनी अपनी एडवाइस दे रहा था कि उन्हें उस काम को कैसे करना चाहिए। हर कोई वहाँ पे बिजी था अपने आप में ही, लेकिन कोई था जो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। कोई था जो पूरी तरीके से विंग को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, और वो थी मैडम यू। मैडम यू विंग के हर एक बॉडी पार्ट को देख रही थी। वो जैसे मानो विंग को एक तरीके से स्कैन कर रही हो, जैसे कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि विंग की जो प्रेगनेंसी है वो कैसे जा रही है। मानो जैसे वो ये सिर्फ यही चीज़ जानने की कोशिश कर रही हो कि जैसे एक प्रेग्नेंट पर्सन को होना चाहिए, एग्जैक्ट विंग वैसा ही है या नहीं। पिछले 2 घंटे से मैडम यू की नज़रें बस विंग पे थी। भले ही विंग की नज़रें एक बार भी मैडम यू की तरफ नहीं आई, क्योंकि वो मैडम यू से बहुत ज़्यादा डरता था, और यही रीज़न था कि उसने वहाँ पे आके न ही जैनचेंग से कोई बात की थी, न ही उसके सामने उसको हिम्मत हुई कि वो जैनचेंग की तरफ देखे, और न ही उसने मैडम यू की तरफ देखा था। वो बस कंसंट्रेट कर रहा था अपने उस मीटिंग पे। लेकिन मैडम यू की नज़रें मानो सिर्फ और सिर्फ विंग पे थी। विंग के अलावा उन्हें वहाँ पे और कोई दिख ही नहीं रहा था। स्पेशली वो जिस चीज़ को देख रही थी वो था विंग का फेस और उसका बेबी वॉर्म। विंग के फेस से क्लियरली ये महसूस हो रहा था कि उसके फेस पे वो ग्लो तो नहीं है जो कि एक प्रेग्नेंट पर्सन के फेस पे होना चाहिए। उसके फेस पे कुछ ड्राइनेस थी। उसके फेस पे क्लियरली शो हो रहे थे उसके डार्क सर्कल्स। उसके फेस पे क्लियरली टायर्डनेस दिख रही थी। और उसका बेबी वॉर्म जो था वो लग ही नहीं रहा था कि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। उसके बेबी वॉर्म को देखने के बाद हर कोई ये आसानी से कह सकता था कि वो कम से कम 8 मंथ प्रेग्नेंट तो ज़रूर है। इसी के साथ मैडम यू को याद आते हैं उसके 4 महीने पहले के दिन, जब विंग एकदम नॉर्मल था। उसका बेबी वॉर्म बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। मैडम यू श्योर थी कि विंग कम से कम 8 महीने का प्रेग्नेंट तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि 4 महीने पहले जब उन्होंने विंग को देखा था तो वो अपने नॉर्मल ड्रेस में था, यानी कि उसने शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे, और उसके ऊपर उसका बेबी वॉर्म बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। आखिर ये चल क्या रहा है? 4 महीने पहले जो बेबी वॉर्म बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, वो आज इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा कैसे दिखने लगा? मैडम यू बस सोचने में लगी थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि विंग अभी सिर्फ 6 मंथ प्रेग्नेंट है। विंग एकदम इतना बेबी वॉर्म हो चुका था उसका कि कोई भी आसानी से सिर्फ यही सोच सकता था कि विंग अभी 8 मंथ प्रेग्नेंट है, या फिर उससे भी ज़्यादा। अब मैडम यू अपने दिमाग में सोचने लगी थी, अगर ये 8 मंथ का प्रेग्नेंट है तो ये अभी तक जॉब पे क्यों आ रहा है, ये काम क्यों कर रहा है, और वो लान वांग जी क्या कर रहा है? क्या वो इसका ध्यान नहीं रखता? क्या वो इससे अच्छे से ट्रीट नहीं करता?
वो फिर सोचने लगती है नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, ज़रूर विंग ने ही जिद की होगी कि उसको काम करना होगा, क्योंकि विंग के अलावा उसकी ज़िंदगी में और चलती ही किसकी है। लेकिन फिर मैडम यू की नज़र जाती है विंग के फेस पे, जहाँ के उसको डार्क सर्कल्स, एक ड्राइनेस, एक टायर्डनेस और वो फोर्स स्माइल क्लियरली शो हो रही थी, जो कि विंग हर वक्त अपने फेस पे रखे हुए था। अब मैडम यू और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो ये ही सोचने में लगी थी कि आखिरकार ऐसा क्या है जो विंग छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ और बात है। मैडम यू बस सोचते सोचते ये अज्यूम ही नहीं कर पाई कि मीटिंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी थी। मीटिंग जैसे ओवर होती है, ये मिंगजू की नज़र अब पूरी तरीके से विंग पे जाती है। उसने अभी तक विंग को क्लियरली नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो अभी अभी ही किसी और कंट्री से आया था और डायरेक्टली उसे आके ये मीटिंग करनी थी, इसलिए उसने विंग को अच्छे से देखा नहीं था। इसलिए जैसे ही नज़र उसकी जाती है विंग के ऊपर, तो वो देखता है कि विंग के माथे पे और चिक्स पे बैंडेज लगे हुए हैं। इसी के साथ निये मिंगजू की नज़र उसके हाथ पे भी जाता है, जो कि विंग ने अभी तक टेबल के नीचे छिपा के रखा है। उसकी नज़र वहाँ जाती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे एक छोटा सा पट्टी, मतलब जो कॉर्नर है ना पट्टी की, वो दिख रही थी। तो वो डायरेक्टली बोलता है, वुजियान, क्या तुम अपना लेफ्ट हैंड दिखाओगे। विंग भी काम के चलते भूल ही चुका था कि उसके लेफ्ट हैंड में इंजर्ड हुआ है उसका लेफ्ट हैंड, तो वो डायरेक्टली उस हाथ को टेबल के ऊपर रख देता है, जिसे देखते ही निये मिंगजू की आंखें बहुत बड़ी हो चुकी हैं और वो डायरेक्टली पूछता है, ये क्या हुआ वुजियान। जैसे ही विंग उसके मुंह से वुजियान सुनता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है, क्योंकि इससे पहले उसे वुजियान सिर्फ उसकी सिस्टर बोलती थी, यानी कि यांगली ही बोलती थी। और यांगली की डेथ के बाद उसे निये मिंगजू ने ही ये बोला था कि वो भले ही उसकी लाइफ में यांगली की कमी तो पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन आज के बाद उसे जब भी लो फील हो या अपने सिस्टर को वो मिस करे, तो वो उससे बात कर सकता है। और इसी के साथ उसने प्रॉमिस किया था कि वो भी उसको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि यांगली से करती थी। और इसी के साथ उसने ये भी उससे प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मेरे लिए तुम में और वेसांग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब विंग जैसे ही अपने हैंड को टेबल के ऊपर रखता है, तो वो देखता है कि उसके हाथ की इंजरी साफ साफ शो हो रही थी निये मिंगजू को। और निये मिंगजू जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या हुआ है, तो विंग अपने हाथ को छिपाते हुए बोलता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सी इंजरी हाथ में हो चुकी थी। निये मिंगजू बोलता है, देखने से तो नहीं लगता ये नॉर्मल है। विंग बोलता है, नहीं वो है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस देखने में वो बड़ी लग रही है। वैनकिंग को तो आप जानते ही हैं ना, वो बिना मतलब की पट्टियाँ बांधते रहती है। विंग ज़्यादा कुछ बोलता इससे पहले ही निये मिंगजू अपने स्ट्रॉन्ग और कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या तुम बताओगे कि ये क्या हुआ है। वुजियान डर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि निये मिंगजू के आगे उसकी जुबान जो खुलती थी ना, वो भी बहुत मुश्किल से खुलती थी। भले ही इन 4 सालों में उसने उसे बहुत प्यार दिया था, लेकिन फिर भी निये मिंगजू की जो एक इमेज थी ना सबके सामने, वो कहीं ना कहीं विंग की लाइफ में भी अप्लाई होती थी। उसे भी लगता था कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है। तो वो डरते हुए बोलता है, एक्चुअली वो कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही वहाँ पे बैठे हुए जैन चैंग, मैडम यू और निये मिंगजू, इन तीनों की ही आंखें बड़ी हो गई। और मैडम यू डायरेक्टली बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। इससे ज़्यादा वो कुछ बोलती, वो समझ चुकी थी कि वो विंग की बातों में रिएक्ट कर रही है, और वो चुप हो जाती है। लेकिन निये मिंगजू बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कहते हो कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। तुम्हारे हाथ में इंजरी हुई है, तुम्हारे फेस और हेड पे भी लगी हुई है। मैं पिछले 2 हफ्तों से तुमसे बोल रहा हूँ कि अपनी मैटरनल लीव ले लो। कब के लिए बचा के रखी है तुमने वो आखिर। अगर तुम 1 साल की भी लीव लेना चाहो तो तुम आराम से ले सकते हो। तुम्हें ऐसे एम्प्लॉय हो इस कंपनी के जिसे मैं कभी भी नहीं खोना चाहूँगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं किस बात का डर है। तुम आखिर क्यों नहीं करना चाहते ये। अच्छा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट छोटा सा था, लेकिन क्या होता अगर ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। शायद तुम या तुम्हारे बेबी इससे पहले वो कुछ कह पाता। विंग उसको रोकते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपनी मैटरनल लीव मेरी डिलीवरी की बात लूँगा, तो इसमें मैं ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। और इस कंपनी के रूल
और एज़ पर गवर्नमेंट के रूल सिर्फ 6 मंथ की ही मैटरनल लीव होती हैं, तो मैं वही लूँगा। इससे ज़्यादा मुझ में या किसी और में डिफरेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय ही हूँ। भले ही मेरी पोजीशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैं भी इस कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय ही हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि औरों को किया जाता है। अगर और कोई मेरी जगह प्रेग्नेंट होता तो क्या आप उसे भी 1 ईयर की लीव देने के लिए तैयार रहते? ये सुनते ही नियमिंजू बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है वुजियान कि तुम औरों की तरह नहीं हो। विंग फिर से बोलता है, ठीक है, आउट ऑफ दिस कंपनी मैं आपके लिए आपके भाई की तरह हो सकता हूँ, लेकिन इस कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सो प्लीज़ मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं मेरी डिलीवरी के बाद ही मैटरनल लीव्स लूँगा। नियमिंजू फिर से बोलता है, ठीक है, तुम अपनी मैटरनल लीव्स डिलीवरी के बाद लेना, लेकिन तुम ये 3 महीने हमारे एंड से तो ले सकते हो ना। मैं तुम्हें पूरी परमिशन दे रहा हूँ कि तुम ये 3 महीने रेस्ट कर सकते हो। विंग अब चिढ़ते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ एक यही जगह दिखती है जहाँ पे मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ पर से चले जाऊँ? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस घर में बैठ के एक जगह पे बंद रहूँ? इससे ज़्यादा वो कुछ कह पाता। उसकी नज़र मैडम यू और जेन चेंग पे जाती है, जो कि अभी तक उसकी सिचुएशन से बिल्कुल भी रूबरू नहीं थे। वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या चल रहा है। और वो ऐसा कहते हुए ही वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद वो एक्सक्यूज़ देते हुए बोलता है, आप लोग तो जानते हैं ना कि एक प्रेग्नेंट पर्सन के कितने मूड स्विंग्स होते हैं। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं घर में बैठा रहूं। लेकिन इसी के साथ एक पर्सन था वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। वो इतना शॉक्ड था कि उसकी पलकें तक नहीं झुक रही थी, और वो थी मैडम यू। मैडम यू ने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि विंग सिर्फ 6 मंथ प्रेग्नेंट है, और वो ये सोच रही थी कि कम से कम 8 मंथ का तो वो प्रेग्नेंट जरूर होगा उसके बेबी बॉम को देखने के बाद। और अब वो अपने सेंस में जैसे ही वापस आती है, वो नियमिंजू से पूछती है, क्या कहा तुमने? ये 6 मंथ प्रेग्नेंट है? नियमिंजू बोलता है, हाँ वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। विंग और जेन चेंग भी इस वक्त मैडम यू को देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त मैडम यू ने जो क्वेश्चन किया था ना, वो उनको लगा ही नहीं था कि वो कभी कर भी सकती हैं। इसके बाद मैडम यू फिर से बोलना स्टार्ट करती है और बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने ऐसा क्या किया है विंग, जो तुम्हारा बेबी बॉम इतना बड़ा है? क्या तुम ट्विंस को जन्म देने वाले हो? विंग फिर से अपनी डरी हुई आवाज़ में बोलता है, नहीं, मैं सिंगल बेबी को ही जन्म देने वाला हूँ। मैडम यू टेबल में अपने हाथ को पटकते हुए बोलती है, तो तुम्हारा बेबी बॉम इतना बड़ा क्यों है? विंग बोलता है, ये नॉर्मल है। मैडम यू बोलती हैं, मैंने भी 2 बच्चों को कैरी किया है, मैंने भी 2-2 प्रेगनेंसी झेली हैं, मैंने तो अपना बेबी बॉम कभी इतना बड़ा नहीं देखा। चलो मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी सिस्टर की प्रेगनेंसी में तो पूरा टाइम उसके साथ थे ना, तुमने क्या उसका बेबी बॉम इतना बड़ा देखा? मैडम यू उससे ज़्यादा कुछ कह पाती, वो समझ चुकी थी कि वो क्या बोल रही हैं, और वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठते हुए बोलती हैं, मैं भी किस इंसान को प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस दे रही हूँ जिसने अपने प्रेग्नेंट सिस्टर को ही मार डाला। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप सीट पे बैठ के अपनी चेयर को टाइटली पकड़ लेती हैं, जैसे कि वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हो। और ऐसा कहते ही वो ये भी भूल गई कि वो विंग को क्या बताने वाली थी, और वो चुपचाप वहाँ पे बैठ गई। नियमिंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो अभी भी विंग को बस ब्लेम किए जा रही हैं, और नियमिंग से अब बर्दाश्त नहीं होता। भले ही नेव हेसंग भी वहाँ पे था, वो भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैडम यू को देख के वो इतना डरता था कि उनके सामने उसकी बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं आती थी। लेकिन नियमिंग सहन करने वालों में से नहीं था, और वो बोल पड़ा, आई एम रियली वेरी सॉरी मिसेस चंग, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, बट यहाँ पे हम लोग बिजनेस के लिए आए हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, तो आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स दूर रखें तो बेटर होगा। और वो जन अब से हमें बिलोंग करता है, चांग्स को नहीं, तो प्लीज़ उसे अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो हो चुका है उसे भूल जाइए, आप भी और वुजियन तुम भी। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी फालतू की चीज़ों को याद रखने के लिए, क्योंकि ये विंग जो जानता था इस वक्त अगर विंग को उसका पास्ट याद आया तो विंग बहुत ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर देगा, और जो कि उसके लिए अभी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
इसी के साथ निये मिंगशू अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मेरे एंड से इस कोलैबोरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस डील में कोई भी किसी का भी लॉस होने वाला है। हम दोनों ही एकदम विन विन सिचुएशन में होंगे और दोनों ही प्रॉफिट में होंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आप बाकी की चीज़ें मेरे कैबिन में जाके डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम दोनों इस कोलैबोरेशन को करें तो आप मुझे मेरे कैबिन में मिलिए। मुझे वो जान से बात करनी है, तो मैं थोड़ी देर में वहाँ पे आऊँगा। ऐसा कहते ही निये मिंगयू निये हेसंग को इशारा करता है कि वो जैन चैंग और मैडम यू दोनों को ही लेके उसके कैबिन में चले जाए। निये मिंगयू एज पर ऑर्डर ऐसा ही करता है जैसा कि उसके भाई ने कहा था। वो मैडम यू और जैन चैंग को लेके उसके भाई के कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ बाकी जो भी लोग थे वो भी रूम से बाहर जा चुके थे और वहाँ पर बैठे थे सिर्फ निये मिंगयू और विंग। अब निये मिंगयू अपने सीट से उठता है, विंग की बगल वाली सीट में बैठता है। विंग की सीट को वो टर्न करता है अपनी तरफ और बोलता है, वो जियान, क्या तुम सच में ठीक हो? विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग अपनी बनी स्माइल के पीछे उस टेंशन को छिपाने की कोशिश कर रहा था जो कि अभी अभी मैडम यू वहाँ पे क्रिएट करके गई थी। लेकिन निये मिंगयू ये समझ चुका था कि विंग अपनी हंसी के पीछे क्या हाइड कर रहा है। वो दोबारा से विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ वुजियान, तुम जो चाहे मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मैटरनल लीव्स भी अभी से लेना स्टार्ट कर दो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम नहीं जानते क्या, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। विंग बोलता है, मैं वैसे भी रेस्ट ही करता हूँ, बस मैं घर में बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा और न जाने क्या क्या दिमाग में मेरे चलते रहेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दिमाग को किसी और फालतू की चीज़ों में लगाने से अच्छा है कि मैं अपने काम में लगाऊं। निये मिंगयू बोलता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें सुनी हैं कि तुम एक बार अपने कैबिन में जाते हो तो वहाँ से बाहर ही नहीं आते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कंडीशन में तुम्हें इतनी देर तक नहीं बैठना चाहिए? विंग फिर से बोलता है, एक्चुअली मुझे बाहर आने का मन ही नहीं करता, मैं अपने काम में इतना खो जाता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि टाइम कब निकल जाता है। निये मिंगयू उससे बोलता है, ऐसा मत करो विंग, तुम्हारा बेबी अगर एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया ना तो तुम्हें डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तुम्हें वॉक करना चाहिए, जितना हो सके उतना वॉक करो। अगर तुम थक जाते हो तो तुम रेस्ट करो, लेकिन ये क्या बात होती है कि तुम एक बार कैबिन के अंदर जाते हो तो तुम बैठे ही रह जाते हो। मैंने देखा है तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग है, इतनी स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए जितनी की है। वो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को समझा रही हो कि प्रेगनेंसी के टाइम उसने क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत हो। लेकिन निये मिंगयू की ये केयर और वरीडनेस देख के विंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। वो अपने आंसुओं को ना बहुत मुश्किल से रोक रहा था। इसी के साथ निये मिंगयू एक और चीज़ बोलता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें कभी भी किसी भी पल मेरी ज़रूरत हो तो तुम कभी भी मुझे याद कर सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ नाम के लिए भाई नहीं बोला है, मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा वुजियान, प्लीज़ अपने आप को कभी अकेला मत समझना। विंग बोलता है, जब तक आप और हेसंग मेरे साथ है ना, मैं वैसे भी अकेला नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए विंग भी निये मिंगयू के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। इसी के साथ निये मिंगयू अब अपने दूसरे हाथ से विंग के सर को सहलाने लगता है और बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी ही ऑन ट्रैक हो गई और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसी के साथ वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग करते हुए उसके पीठ को सहलाता है और बोलता है, रेस्ट करो लेकिन साथ ही साथ वॉक भी करो और अपनी डाइट का भी ध्यान रखो। मुझे भी तुम्हारा बेबी वॉर्म कुछ ज़्यादा नॉर्मल नहीं लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो दोबारा से उसके सर को सहलाता है और बोलता है, तुम अपने कैबिन में जा सकते हो, बाकी की चीज़ें हम संभाल लेंगे। ऐसा कहते हुए निये मिंगयू भी अब मीटिंग रूम से बाहर जाने लगता है। विंग अभी भी अपनी सीट पे बैठा हुआ था और जैसे ही वो अपनी मीटिंग रूम के डोर को क्लोज होने की आवाज़ सुनता है तो वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, हर किसी को मेरी चिंता है, बस तुम्हें ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। खैर क्या ही कर सकता हूँ मैं भी। उम्मीद करता हूँ तुम खुश तो रहोगे अब मुझे इस तरह देख के और अपना बदला लेके। ऐसा कहते हुए विंग अपने हेड को अपने चेयर पे रेस्ट करते हुए छोड़ देता है और लगभग 5 मिनट वैसे ही रहने के बाद अब वो अपने लैपटॉप को उठाता है और वो भी मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है।
एज पर निये मिंजू के एडवाइस के अकॉर्डिंग विंग भी अब अपने आप को चेंज करने लगा था। वो दिन भर केबिन के अंदर नहीं बैठा रहता था, वो फ्लोर पे भी जाता था और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी वो टाइम स्पेंड करता था। उन्हें नए नए आइडियाज़ देता था और उनके आइडियाज़ को, जो वो आइडियाज़ देते थे, उनको भी वो आगे प्रोसीड करने के लिए बात किया करता था। लेकिन फिर भी वो अपने डाइट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। भले ही वे सांग उस पर ध्यान तो दे रहा था, लेकिन वो भी कब तक उस पर ध्यान देता, क्योंकि वो भी खुद बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसे हैंडल करनी पड़ रही थी। और स्पेशली तब जब विंग प्रेग्नेंट है तो वो चाहता है कि विंग के पास बहुत कम से कम काम जाए। इसलिए वे सांग भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से करे, और जिसकी वजह से विंग के ऊपर थोड़ा सा कम बर्डन जाए। लगभग 2.5 महीने निकल चुके थे। विंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया था कि वो अपने मंथली चेकअप के लिए वैन किंग के पास जा पाए। और इस 2.5 महीने में कुछ और भी अलग हुआ था। दो ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने थॉट्स में ही रहते थे। पहली थी मैडम यू, जिसे ये लग रहा था कि विंग के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो एकदम वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जैसे वो पहले रहता था। और इसी के साथ जो उसकी प्रेगनेंसी है ना, वो भी कोई नॉर्मल नहीं है। उसके फेशियल जो चेंजेस हुए हैं उसके फेस पे, वो उसका फेस कहीं से भी ग्लोइंग नहीं लगता है। उसका जो बेबी वॉर्म है वो भी कुछ छोटा नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब कंडीशन में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसने खुद विंग से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन विंग की ये हालत देख के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो बहुत ज़्यादा वरिड भी हो रहा था, लेकिन वो अपनी वरिडनेस को दिखाना नहीं चाहता था। उसे 1000 बार ये ख्याल आया कि वो विंग के पास जाए, उसे माफ़ी मांगे और उसे तब तक मनाता रहे जब तक वो मान नहीं जाता। लेकिन उसका जो एंगर और ईगो था ना, वो हर बार उसे ये सब कुछ करने से रोक रहा था। इसी के साथ साथ वांग जी को भी ये फील हो रहा था कि विंग की जो रिलेशनशिप है ना, वो उसके और उसकी फैमिली के बीच में बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसने एक भी कोशिश नहीं की थी कि वो विंग की पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करे, क्योंकि ऐसा करने से उसका ईगो उसे रोक रहा था। तीसरी तरफ अब विंग भी आज फाइनली डिसाइड कर चुका था कि वो अब अपने मंथली रूटीन के लिए तो जाएगा ही। उसके पास पिछले 2.5 महीने से बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया था कि वो वैन किंग के पास जा पाए, और वैन किंग उसे बार बार कॉल कर करके बोल रही थी कि उसे यहाँ आना होगा। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी थी और क्या ऐसी चीज़ थी जो विंग को रोक रही थी। लेकिन आज विंग ने फाइनली डिसाइड किया था कि वो लीव लेगा और तब जाके वो उसके हॉस्पिटल जाएगा और अपना मंथली चेकअप डन करवाएगा। और वो भी ऑलमोस्ट 9 मंथ प्रेग्नेंट था, तो उसे ये भी चेक करवाना था कि उसकी जो डिलीवरी डेट है वो पोस्टपोन होने वाली है या वो पहले ही होने वाली है। इसलिए वो आज फाइनली अपने माइंड में ये बैठा के चलता है कि वो आज लीव लेगा और किसी भी तरीके से, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो आज पक्का वैन किंग के पास जाएगा। युवान को स्कूल छोड़ने के बाद विंग भी निकल चुका था हॉस्पिटल की तरफ। इस बार उसने कोई शॉर्ट कट नहीं लिया था, क्योंकि पिछली बार का जो इंसिडेंट्स उसके साथ हुआ था उसको लेके उसने एक सबक तो सीख लिया था। भले ही वक्त लगे, लेकिन वो जाएगा उसी रास्ते से जो कि एक सुटेबल रास्ता हो। अब विंग फाइनली आधे घंटे के बाद ड्राइव करने के वो पहुंच चुका था वैन किंग के हॉस्पिटल में। पहले हॉस्पिटल जाते ही उसने बहुत ज़्यादा डांट खाई वैन किंग से, क्योंकि वो 2.5 महीने से उसके हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और उसका जो मंथली चेकअप था ना, वो भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। और वो विंग के केयरलेस एक्शन को देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उससे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ वो विंग को बहुत ज़्यादा डांटने के बाद उसको भेजती है उसके टेस्ट के लिए, और अपने असिस्टेंट से वो बोलती है कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाए वो उसे उसके कैबिन में दे दे और वो तब तक वहीं पे होंगे। यानी कि विंग और वैन किंग अब उसके कैबिन में जाने वाले थे। अभी विंग फिर से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि ये जो खाली टाइम उनको मिल रहा था ना, वो कोई भी नॉर्मल बातें नहीं करने वाले थे। इस वक्त भी वैन किंग उसे बहुत ज़्यादा डांटने वाली थी। इसी के साथ 15 मिनट और डांट खाने के बाद विंग पूछता है
कि तुम्हारे रिपोर्ट्स कब आएंगे, क्या मैं ऐसे ही डांट खाते रहूं। वैन किंग बोलती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम गलती नहीं करते तो तुम डांट भी नहीं खाते। ऐसा कहते हुए वो अपना डांटना कंटिन्यू करती है। लगभग 15 मिनट बाद फाइनली उसका असिस्टेंट आता है और उसको वो रिपोर्ट्स देने के बाद चला जाता है। वैन किंग बोलती है, टेंशन मत लो, तुम्हारे रिपोर्ट आ गए हैं, अब मैं इन्हें देख लेती हूँ। वैसे मुझे पता है तुम्हारी खाने की आदत तो अभी भी चेंज नहीं हुई होगी, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मतलब ये जो अपना हाल किया है ना, देख के लगता ही नहीं है कि तुमने खाना खाया होगा। विंग बोलता है, मेरे पेट में जितनी जगह थी मैंने उतना खाना खाया है, तुम्हें मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की। मैं जानता हूँ कि बेबीज़ का ध्यान कैसे रखा जाता है, मैंने पहले भी 2 साल के बच्चे को पाला है। वैन किंग बोलती है, हाँ ठीक है, देखते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट्स बताएंगे कि तुमने कितना ध्यान रखा है। ऐसा कहते हुए वैन किंग उस एनवलप को खोलती है और धीरे धीरे से उसमें से उस रिपोर्ट को बाहर निकालने लगती है। रिपोर्ट को एनवलप से बाहर निकालने के बाद वो उसे टॉप टू बॉटम देखने लगती है। वैन किंग धीरे धीरे रिपोर्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करती है। उसकी आंखें धीरे धीरे टॉप से बॉटम की तरफ जा रही थी और जैसे जैसे वो बॉटम की तरफ जाते रह रही थी उसकी आंखों का कलर एकदम चेंज होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंसू की एक परत उसकी आंखों पे आ गई हो। और वो फाइनली जब उस रिपोर्ट को पढ़ चुकी थी तो उसकी आंखों से उस आंसू को बहने से अब कोई रोक ही नहीं पा रहा था और आंसू अपने रास्ते को चुनते हुए उसके गालों पे आ चुके थे। वैन किंग ने जैसे ही पूरा का पूरा रिपोर्ट एनालाइज किया, वो उस रिपोर्ट को अपने हाथ से नीचे करती है और डायरेक्टली विंग के फेस की तरफ देखने लगती है। उसके आंखों से बह रहे वो आंसू आसानी से बता सकते थे कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब जिस सैड एक्सप्रेशंस के साथ वो विंग को देख रही थी वो भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही थी। विंग को उसके फेस पे वरीडनेस और डर बहुत क्लियरली शो हो रहा था। तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई डोंट नो कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको देखते ही वैन किंग बहुत सैड हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, उसे डर लगने लग गया। तो ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी देखेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।